हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है टेक्सटाइल पर। टेक्सटाइल पे हम बिल्कुल समाप्ति की ओर हैं। हमारी जो लास्ट चर्चा चल रही है वो चल रही है सिलाई मशीन पर। तो कल हमने सिलाई मशीन के बारे में डिस्कस किया था। हमने आपको बताया था कि पहले हम सिलाई हाथों से करते थे। आपको पता है कि पहले सिलाई कैसे किया जाता था? तो हाथों से किया जाता था। लेकिन अब ये हाथों से सिलाई कर पाना हम जो है पूर्ति नहीं कर पाएँगे कपड़ों की। तो फिर क्या हुआ? तो आपकी सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ। कब हुआ? तो 1846 में पहली सिलाई मशीन का निर्माण किया था इलियास होव ने किया था, ठीक? किसने किया था? तो इलियास होव ने किया था। आपको पता है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मशीन है वो है आपकी सिंगर मशीन। सिंगर मशीन, इसके अलावा भी जो है अनेक प्रकार की मशीनें बनाई जा चुकी हैं। जैसे जैसे उषा कंपनी का मिलता है, मेरिट का मिलता है, फिलिप्स का मिलता है। ये तमाम प्रकार की जो है आपको मशीनें देखने को मिल जाती हैं। तो फिर जो है ये मशीनों के द्वारा हम अपने वस्त्रों को बनाते हैं। अब इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था? तो हमने डिस्कस किया था जो हमारे सिलाई मशीन के विभिन्न पुर्जे हैं, हमने उनको डिस्कस किया था। उनके कार्यों के बारे में भी डिस्कस किया था। तो एक बार हम अपने सिलाई मशीन के जो हमारे पुर्जे हैं, उनके बारे में भी सुन लेते हैं। आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएँगी। तो सबसे पहला क्या था? जो हमारे सिलाई मशीन के भाग थे। क्या थे? जैसे आपका स्पूल था, हथपहिया था, टेंशन रेगुलेटर था। अब टेंशन रेगुलेटर के हमने 2 पार्ट देखे थे। क्या-क्या? एक था आपका टेंशन नट, दूसरा था आपका टेंशन डिस्क। फिर हमने बात की थी थ्रेड टेक अप लीवर की, फुट नीडल बार, प्रेशर बार, नीडल क्लैंप, प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू, प्रेशर फुट, प्रेशर फुट लिफ्टर, फेस प्लेट, थ्रेड गाइड, थ्रोट प्लेट, फीड डॉग, बॉबिन बाइंडर, स्टॉप मोशन स्क्रू और हमने स्टिच रेगुलेटर इसकी बात की थी। हमने इनके कार्यों को भी चर्चा किया था कि ये क्या-क्या कार्य करते हैं। वहीं हमने बात की थी बॉबिन केस की, जिसमें आप धागे को भरते हैं और हमने लास्ट में चर्चा किया था पायदान के बारे में। पायदान को हमने नोट डाउन नहीं किया था लेकिन आपको बताया था कि पायदान क्या होता है। तो पायदान सबको पता है क्या है? पैर से चलने वाली मशीनों में धातु का बना पायदान होता है और ये कैसे होता है? तो ये आपका होता है आयताकार, ऐसे होता है ना? आयताकार होता है जिसमें आयताकार धातु के बने पायदान को आगे पीछे आप करके कुछ इस तरह से ऐसे जालीनुमा बना होता है, नीचे लगा होता है, तो उसको आप पैर से आगे पीछे करके अपनी मशीन को चलाते हैं। इसका जो अटैचमेंट होता है, जो इसका संबंध होता है, वो बड़े पहिए के साथ होता है, जिसे ड्राइविंग व्हील या फिर पहिया आप बोलते हैं, ठीक? और ये ड्राइविंग व्हील मशीन के तख्ते के नीचे आपको स्थित किया जाता है, ठीक? कहाँ पर? जो आपका जैसे जो पायदान होता है वो कहाँ पर होता है? ये आपका प्लाई लगा होता है, यहाँ पर मशीन सेट होता है। ये नीचे कुछ इस तरह से आपका पायदान लगा होता है, ठीक? यहाँ पर होता है पहिया, यहाँ पर आपका होता है मशीन सेट होता है। तो जब इसी पायदान को आगे पीछे किया जाता है तब मशीन चलता है, पहिया आपकी घूमती है, मशीन चलता है और आपके कपड़े सिले जाते हैं। ये तो हमने जो कल चर्चा की थी, हमने उसे रिकॉल कराने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें वापस रिकॉल हो गई होंगी। अगर आपने कल की क्लास नहीं ली है, तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान है, बस आपको पार्ट के नाम ध्यान रखने हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। जैसे
जैसे बॉबिन केस क्या होता है या जिसमें धागा भरा जाता है उसे क्या कहते हैं? फुट लिफ्टर का काम क्या होता है? या फिर कपड़े को आगे पीछे करने का कार्य कौन करता है? तो ये तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं या जो क्या बोलते हैं उसको, मशीन का जो अगला पुर्जा होता है, जो उसके धूल-मिट्टी कण से बचाता है, जो प्लेट लगी होती है उस प्लेट को क्या कहते हैं? तो किसी भी प्रकार का आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हमने आपको बोला था कि अगर आपके पास मशीन हो, तो मशीन के पास बैठकर आप जो है इस क्लास को लीजिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा और चीज़ें भी आपको याद रहेंगी। जब कोई चीज़ आप देखकर समझते हो, तो वो आपको काफ़ी दिनों तक याद रहता है। आप उसे भूलते नहीं हो। बट जब आप ऐसे हवा-हवाई में सुन लेते हो, तो भूल जाते हो। इसीलिए आपके पास अगर मशीन है, तो मशीन लेकर बैठिएगा, मतलब मशीन के पास जाकर बैठिएगा और फिर उस क्लास को लीजिएगा, जो हमने पहला पार्ट डिस्कस किया था। अब ये तो हमने चर्चा की अपने कल की क्लास की। आइए अब आज हम देखते हैं हमें आज क्या पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे मशीन की सामान्य खराबियाँ और उनके निदान के बारे में, ठीक? जब आप मशीन पर कपड़े की सिलाई करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें कुछ न कुछ खराबी आएगी ही। अब ये खराबी आ क्यों रही है, पहले तो उसको जानना है। मतलब कुछ जो ऐसी सामान्य खराबियाँ होती हैं, जो कि आप खुद भी ठीक कर सकते हैं। अगर जब आपसे ये ठीक ना हो, तब आपको क्या करना है, तब आपको मैकेनिक को बुलाना है। लेकिन अब जब हम खुद सिलाई कर रहे हैं, तो अब छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हमें मैकेनिक को बुलाना तो आसान नहीं होगा। तो इसीलिए जो सामान्य खराबियाँ हैं, उसे हमें समझना चाहिए और उसका निदान भी हमें करना चाहिए, ठीक? मशीन में सिलाई करते समय कभी-कभी उसमें कुछ छोटी-मोटी खराबियाँ आ जाती हैं, जिसे हमें घर पर ही सुधार कर लेना चाहिए। अब जब ये सुधार नहीं हो पाएगा तब हम मैकेनिक को बुलाएँगे, लेकिन जो छोटी-मोटी खराबियाँ हैं उसे हम खुद कर सकते हैं। लेकिन अब ये छोटी-मोटी खराबियाँ हैं क्या? हमें ये समझना चाहिए। साथ ही साथ हम उसके निदान के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक? तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं अपने छोटी-मोटी खराबियों को कि हमारे मशीन में जो छोटी-मोटी खराबियाँ हो रही हैं, समस्याएँ आ रही हैं, वो क्या हैं? तो सबसे पहले ये मैंने आपकी बुक से ही ऐसे निकाल लिया है। मैं थोड़ा-सा इसे ज़ूम कर देती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक? ये आपका कुछ इस तरह से, ठीक? तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब शायद से आपको अच्छे से भी दिख रहा होगा। ये लीजिए, ठीक? और आप लोग जब ये क्लास लेते हैं, तो कोशिश किया कीजिए कि फ़ोन को कुछ इस तरह से रखा कीजिए, सॉरी इस तरह से, ठीक? आप इसको हॉरिज़ॉन्टल मत रखा कीजिए। हम फ़ोन को जब इस तरह से रखेंगे तो हमारे पूरे स्क्रीन में ये दिखेगा। अगर आप फ़ोन को ऐसे रखेंगे तो बस इतनी दूर में ही दिखेगा और आपको इतना छोटा-छोटा दिखेगा, क्या ही समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये रही आपकी खराबी और इस खराबी का कारण और ये निदान। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये लिस्ट आपकी काफ़ी लंबी है। तो मैंने इसे टाइप नहीं किया है, सीधे-सीधे आपके बुक से ही उठा लिया है। तो चलिए देखते हैं जब नीचे का धागा टूट रहा हो, अगर आपकी मशीन में नीचे का धागा टूट रहा है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? साथ ही साथ लगे हाथ हम उसके निदान पे भी बात कर लेंगे। यदि आपके नीचे का धागा टूट रहा है, तो इसका कारण हो सकता है यदि बॉबिन केस, मतलब यदि बॉबिन कसकर भरा गया हो अथवा अधिक भरा गया हो। जब आपकी बॉबिन में
धागा ज़्यादा भर दिया जाएगा या फिर कसकर भर दिया जाएगा तो नीचे का धागा टूटने लगेगा। अब इसका निदान क्या हो सकता है? तो हमें बॉबिन का धागा खोलें और उसे पुनः भरें। मतलब जब हमारा धागा पहले देख लें कि धागा कसा तो नहीं है, तो हम उसको खोलेंगे और उसको वापस भरेंगे। भरते समय हमें गलती ये नहीं करनी है कि हम उसे वापस कसा भरेंगे या हम ज़्यादा भरेंगे। तो हम अपने बॉबिन को क्या करेंगे? तो बॉबिन को हम कम भरेंगे और उसको ढीला रखेंगे, बहुत अधिक कसा नहीं रखेंगे। तो नीचे का धागा टूटने का पहला कारण क्या हो सकता है कि बॉबिन का कसा होना या फिर बॉबिन में आधा धागा भरा होना, मतलब अधिक धागा भरा होना। अब जो दूसरी बात है वो क्या है? यदि बॉबिन में तनाव अधिक है, अगर आपके बॉबिन में तनाव अधिक है, तो भी आपके मशीन का जो नीचे का धागा है वो टूटेगा। अब इसका निदान कैसे करेंगे? तो बॉबिन केस पर लगे छोटे से स्क्रू को हल्का-सा ढीला करके देखेंगे। शायद से इससे आपका जो ये समस्या उत्पन्न हो रही है, वो ठीक हो जाएगी। अगला कारण क्या हो सकता है? तो यदि बॉबिन में यदि धागा सही ढंग से ना भरा हो, धागा ढीला भरा गया हो। एक तो हमने देखा अगर धागा अधिक कसा भरा गया है या फिर धागा हमने ज़्यादा भर दिया है। और दूसरा हमने देखा अगर बॉबिन में तनाव अधिक है। तीसरा हमने देखा कि अगर हमारे बॉबिन में धागा हमने सही से नहीं भरा है, काफ़ी ढीला-ढाला रखा है, तो भी हमारा जो धागा है वो टूटेगा। फिर हम क्या करेंगे? धागे को पुनः खोलकर उसको हम लपेटेंगे, मतलब हम उसे सही ढंग से लपेटेंगे। अगला कारण क्या हो सकता है? यदि शटल ठीक ढंग से हुक के मध्य ना लगी हो, तो क्या करेंगे इसका निदान? तो इसके निदान के लिए आप पुनः शटल को लगाएँगे, ठीक? यदि आपका शटल ठीक ढंग से नहीं लगा है, तो आप इसके निदान में क्या कर सकते हैं? सही ढंग से लगाएँगे। हमें करना क्या है? जो गलतियाँ हैं, उसी को सुधार लेना है, ठीक? अगला है बॉबिन में गंदगी हो। अगर आपका बॉबिन गंदा है तो भी नीचे का धागा तोड़ेगा। तो जब गंदगी है तो हमें उसकी सफाई करनी होगी और यही इसका निदान होता है। तो आपने देखा जो नीचे का धागा टूट रहा है उसके क्या कारण हो सकते हैं? उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे आपके बॉबिन का कसा भरा होना या फिर अधिक उसमें भरा होना धागा। दूसरा उसमें तनाव होना या आपके बॉबिन में अधिक तनाव होना। बॉबिन में यदि धागा सही ढंग से नहीं भरा गया है, ढीला-ढाला भरा गया है, तो भी धागा टूटेगा। अगर शटल ठीक ढंग से हुक के मध्य नहीं लगी है, तो भी ये आपका धागा तोड़ेगा। और अगला है बॉबिन में गंदगी हो तब भी ये आपका धागा टूटेगा। यानी कि अगर आपके नीचे का धागा टूट रहा है, तो समस्या कहाँ पर आ रही है? बॉबिन पर। अब जो यहाँ पर समस्या दी गई है, आप इसी का निदान करेंगे वहाँ पर। अगर धागा ज़्यादा है तो उसको कम करेंगे, ढीला है तो टाइट करेंगे, टाइट ज़्यादा है तो उसको ढीला करेंगे। आप बॉबिन की साफ-सफाई करेंगे, तो ये सारे होते हैं आपके समस्याओं के निदान, ठीक? लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है हमें समस्या को समझना। जैसे अगर कोई व्यक्ति बीमार है, आप उसे कोई भी दवा दे देंगे, तो क्या वो ठीक होगा? सबसे पहले तो हमें ये जानने की आवश्यकता होती है कि व्यक्ति को बीमारी किस चीज़ की है। जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा, आप उसका सही इलाज नहीं कर पाएँगे। तो वैसे हमारी मशीन भी है, जब हमारे मशीन में उसकी बीमारी का हमें पता नहीं चलेगा, तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे? इसीलिए आपको सबसे पहले कारण जानने की आवश्यकता होती है। ये तो रही हमारी एक बात अगर हमारे मशीन में नीचे का धागा टूट रहा है। अब बात कर लेते हैं अगर मशीन के ऊपर का धागा टूट रहा है, अगर ऊपर वाला धागा बार-बार टूट रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? ठीक? अब आपके मशीन का अगर ऊपर का धागा टूट रहा है तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ऊपर का धागा टूटने का कारण क्या हो सकता है। ये आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा मुझे पता है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। तो आप थोड़ी-सी स्पीड बढ़ाकर एक बार सुन लीजिएगा।
अगर हो सके तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक? तो ऊपर का धागा टूटने का कारण क्या हो सकता है? यदि धागे पर अधिक खिंचाव हो, अगर धागे पर अधिक खिंचाव हो गया है तो धागा टूटेगा। उसके लिए करेंगे क्या? तो जो टेंशन रेगुलेटर है, अब ये तो आपको पता होना चाहिए कि टेंशन रेगुलेटर क्या है। तो अगर आपने कल की क्लास ली होगी तो वहाँ पर आपने देखा था कि टेंशन रेगुलेटर है क्या और इसके कार्य क्या होते हैं। तो जो टेंशन रेगुलेटर पर लगे पेंच को थोड़ा-सा घुमाकर आप तनाव को ढीला कर देंगे। ये तो हुआ जब आपके ये धागे में तनाव है उसके लिए। यदि ठीक ढंग से ना पिरोया गया हो, आपको पता है कि आपको जो मशीन होता है उसमें हमें कई कई जगहों से अपने धागे को गुज़ारना होता है। तो अगर आपने धागे को ठीक से नहीं पिरोया है, तो भी आपका धागा टूटेगा। इसके लिए आप करेंगे क्या? तो इसके लिए आपको धागे को पुनः पिरोना होगा, ठीक? यदि यदि सुई टेढ़ी हो या मुड़ी हुई हो या फिर ठीक ढंग से ना लगी हो, तब भी आपका धागा टूटेगा। उसके लिए करेंगे क्या आप? तो नई सुई लगाएँगे तथा यह भी देखेंगे कि सुई ठीक ढंग से लगी है या नहीं, ठीक? आपने देखा होगा जब आप सुई को लगाते हैं तो आपका एक तरफ थोड़ा-सा चपटा होता है जिसे हमें चिपका कर लगाना होता है। अगर आपकी सुई इधर-उधर लगी है तो भी धागा तोड़ेगा या फिर आपकी सुई थोड़ी-सी टेढ़ी-मेढ़ी है तो भी धागा टूटेगा। तो हमें देखना है कि हमारे सुई में समस्या क्या है, ठीक? ऐसा तो नहीं कि हमारी सुई सीधी है लेकिन हमने उसे लगाया गलत ढंग से है। अब अगर आपने गलत ढंग से लगाया है, तो आप कितनी भी बार सुई बदल लें, वो आपका धागा तोड़ेगा ही तोड़ेगा। तो इसके लिए आपको सुई सही ढंग से लगानी आनी चाहिए। अगली समस्या क्या हो सकती है कि फीड डॉग के आसपास अगर धूल मिट्टी आदि लगे हों तो या फिर नीचे धूल लगा हो तो भी आपका मशीन जो है वो ऊपर का धागा तोड़ेगा। इसके लिए करेंगे क्या? तो मशीन को ऊपर नीचे से कपड़े द्वारा इसको हम साफ कर लेंगे। साफ सफाई करने से ये नहीं तोड़ेगा। अगली समस्या क्या हो सकती है? अगली समस्या ये है कि धागे के अनुसार सुई का नंबर उचित नहीं है। मतलब जो आपका धागा है, आपने धागे के हिसाब से सुई नहीं लगाई है। पतला धागा या फिर पतले धागे अथवा मोटी सुई का प्रयोग ना करें। मतलब जैसे आपका धागा हो, उसी हिसाब से आपका सुई आपको लगानी है। तो ये किस कपड़े के लिए किस सुई की आवश्यकता होती है, इसके लिए हम कल पढ़ेंगे और यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके बारे में डिस्कस हम कल करेंगे कि किस कपड़े के लिए आपको कितने नंबर की सुई की आवश्यकता होती है, ठीक? और समस्या क्या हो सकती है जब आपके ऊपर का धागा टूट रहा हो? तो अगली समस्या ये हो सकती है, थोड़ा-सा इसे हम ज़ूम करेंगे, ये। अब अगली समस्या क्या हो सकती है? तो अतिरिक्त धागा यदि धागे में उलझ गया हो, जैसे जो आपका धागा लगा है, उसमें अधिक धागा उलझ गया हो, तो भी धागा टूटेगा। इसके लिए आपको जो अतिरिक्त धागा है, उसको हटा देना है। अब अगली समस्या क्या हो सकती है? यदि धागा कच्चा हो या कहीं से मोटा या पतला हो, गांठ लगी हो, तो भी ये धागा टूटेगा। अब अगर धागा जो है आपका कच्चा है या फिर मोटा-पतला है, तो क्या करना है? आपको अच्छे और मजबूत धागे का प्रयोग करना है, इससे आपका धागा टूटेगा नहीं। तो हमने धागे की मतलब धागा टूटने का जो कारण था, उसको हमने देखा, साथ ही साथ हमने निदान की भी बात कर ली। अब हम देखते हैं कि कभी-कभी आपने देखा होगा जो बखिया आता है वो समान नहीं आता है। हमारे मशीन में बखिया का समान ना आना क्या कारण हो सकता है इसका? बखिया का मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे जब आप कपड़ा सिलते हैं तो कुछ इस तरह से जो है बखिया पड़ती चली जाती है, वही हम कहते हैं बखिया। अब बखिया असमान आ रही हो तो इसका कारण क्या हो सकता है? पहला कारण, ये कोई एक कारण नहीं है, इसके कई कारण हो सकते हैं और जो-जो कारण होगा वही-वही हमें निदान करना होगा। तो
सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि मशीन में धूल आदि जम गए हों। अगर धूल के जमने से ये समस्या हो रही है तो हमें मशीन को साफ करना चाहिए। सही तनाव ना होने पर, अगर तनाव कम या ज़्यादा है तो क्या होगा, तब भी बखिया आपकी समान नहीं आएगी। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? तो तनाव नियंत्रक द्वारा ऊपर के तथा बॉबिन केस के पेंच द्वारा नीचे की तनाव को ठीक करेंगे। यानी कि जब गड़बड़ी है उसके तनाव में तो हमें तनाव को सही करना होगा। अगला है कपड़े की किस्म व धागे के नंबर में अनुरूपता का अभाव। वही कि जब आपका कपड़ा, जिस तरह का आपका कपड़ा है उसी हिसाब से आपको सुई का प्रयोग करना है। अभी हम देखेंगे बाद में कि हमें किस तरह के सुई की आवश्यकता होती है। अगला है आपका सुई टेढ़ी होगी। अगर सुई आपकी टेढ़ी है तब भी बखिया आपका समान नहीं आएगा। हमें क्या करना है? सुई सीधी करनी है। ठीक। अगली समस्या क्या हो सकती है? तो महीन कपड़े को मोटे धागे से यदि सिला जाए, मतलब आपका अगर कपड़ा महीन है और आपने मोटे धागे से उसको सिला है तो क्या होगा, तब भी बखिया उसमें समान नहीं आएगी। अब उसके लिए हमें करना क्या है? तो उसके लिए आप कपड़े के अनुरूप धागे का चयन करेंगे, पतला धागा प्रयोग करेंगे। ठीक। अगर कपड़ा महीन है तो धागा भी आपका पतला ही होना चाहिए। ये तो हमने बात की अगर हमारी बखिया समान नहीं आ रही है, बखिया आपकी असमान आ रही है, तो क्या समस्या हो सकती है? अगला है आपका टाँका टूटना। टाँका टूटना, ये जो आपकी अभी आपने देखा जो आप सिलाई कर रहे थे तो जो टाँके लग रहे हैं, वो टाँके आपके टूट रहे हों, तो क्या समस्या हो सकती है? सबसे पहले यदि आपकी सुई मुड़ी होगी तो आपकी ये समस्या आएगी। अब इसके लिए निदान क्या करेंगे? तो भाई सुई बदल देंगे। सुई आपकी मुड़ी है तो सुई बदल देंगे। यदि नीचे धूल जम रही हो तो आप धूल को साफ कर देंगे। ये कारण है टाँका टूटने के। ठीक। यदि कपड़े के अनुसार सुई का नंबर ना हो तो हमें सुई का जो कपड़ा है, सुई कपड़े के अनुसार ही लगाना है। इसका निदान यही होगा। यदि प्रेशर फुट ढीला लगा हो या ठीक से ना लगा हो, अगर आपका प्रेशर फुट जो है वो ठीक से नहीं लगा होगा या फिर ढीला लगा होगा तो भी ये समस्या आएगी, टाँका टूटेगा। इसके लिए हमें करना क्या है? तो इसके लिए भाई हमें प्रेशर फुट को ठीक से लगाना है, उसको कसा लगाना है, ये समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। ठीक। अब ये तो हमने बात की कि अगर हमारा जो टाँका है वो टूट रहा है, टाँका टूटने का कारण क्या हो सकता है? और साथ ही साथ हमने उसके निदान पर भी चर्चा कर लिया। अब जो अगली चर्चा है वो होगी आपकी सिलाई करते समय कपड़ा इकट्ठा होना, कपड़े का आगे ठीक से ना सरकना, चुन्नट सा आ जाना। ये सारी समस्याएँ क्यों होती हैं? आपने देखा होगा जब आप कपड़ा सिलते हैं तो ये समस्याएँ आ ही जाती हैं। अब इस समस्या के आने का कारण क्या हो सकता है? सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि नीचे के धागे को कम और ऊपर के धागे का तनाव अधिक हो या इसके विपरीत ऊपर के धागे का तनाव कम या नीचे के धागे का तनाव अधिक हो। तो हमारा जो कपड़ा है वो सरकेगा नहीं, इकट्ठा होगा, उसमें चुन्नट सी आ जाएगी। तो इसके लिए निदान क्या करेंगे आप? तो जैसी स्थिति हो उसी के अनुसार तनाव को हमें ठीक करना है। ठीक। तो स्थिति के अनुसार हमें तनाव को ठीक करना है। यहाँ पर आपको समझना ये है कि ये जो जैसे बखिया टूट रही है, बखिया आपकी समान नहीं आ रही है तो समस्या कहाँ हो सकती है? टाँका टूट रहा है तो समस्या कहाँ आ सकती है? साथ ही साथ अगर ऊपर का धागा टूट रहा है तो कहाँ की समस्या हो सकती है? नीचे का धागा टूट रहा है तो समस्या कहाँ पर हो सकती है? ठीक? अब अगली समस्या क्या हो सकती है कि प्रेशर फुट का कपड़े पर दबाव ठीक ना होना, प्रेशर फुट का पेंच ढीला होना।
अब जब समस्या प्रेशर फुट में आ रही है, अब देखिए यहाँ पर कहाँ समस्या आ रही है? प्रेशर फुट पर। तो जब प्रेशर फुट पर समस्या है तो हम प्रेशर फुट को ठीक से लगाएँगे, ठीक? अगला है आपका स्टिच रेगुलेटर कपड़े के अनुसार सही स्थान पर ना होना। अब स्टिच रेगुलेटर क्या है? हमने पढ़ रखा है। तो प्रेशर फुट के पेंच को कस लीजिए जिससे प्रेशर फुट का वस्त्र पर ठीक दबाव पड़ने लगे। ठीक। अगली समस्या क्या हो सकती है? तो अगली समस्या ये हो सकती है कि ये जो आपका थोड़ा सा इसे हमें साइड करना होगा। किधर जाएगा ये? यहाँ आ गया। ठीक। अब हमने क्या देखा? यदि सुई की नोक घिसी हो या सुई टेढ़ी हो। अब अगर सुई की नोक घिसी हो और ये सुई टेढ़ी हो तो हमारा जो कपड़ा होगा वो सिलते समय इकट्ठा होगा, आगे की तरफ ठीक से नहीं सरकेगा, इसमें चुन्नट भी आ जाएगी। तो हम करेंगे क्या इसके लिए? तो कपड़े के अनुसार छोटी या बड़ी बखिया करें। पतले कपड़े पर छोटी तथा मोटे कपड़े पर बड़ी बखिया ठीक रहती है। ठीक। फीड डॉग अपना कार्य संपन्न नहीं कर रहा हो तो फीड डॉग का हम निरीक्षण करेंगे। टाँकों की लंबाई एवं संख्या कपड़े के अनुकूल ना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो स्टिच रेगुलेटर द्वारा बखिए में सुधार करेंगे। ठीक। तो ये हमारी समस्या दूर हो जाएगी। अब अगली समस्या क्या है? ये तो हमने समस्या देख लिया कि सिलाई करते समय जो हमारा कपड़ा है वो इकट्ठा हो रहा है, आगे नहीं सरक रहा है, चुन्नट सी आ जा रही है, तो क्या-क्या समस्याएँ हो सकती हैं जिसकी वजह से मतलब क्या-क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है। हमने इसका कारण समझ लिया, हमने निदान समझ लिया। अब हम बात करेंगे अपने अगली समस्या की, जो कि है आपकी सुई से संबंधित। सुई से संबंधित समस्या का क्या मतलब हो गया? सुई से संबंधित समस्या का मतलब ये हो गया कि आपकी सुई टूट रही है। अब ये सुई टूटने का क्या कारण हो सकता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कुछ नंबर आपको दिए गए हैं, वो नंबर आप ध्यान देंगे। बाकी कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि किस कपड़े के लिए किस नंबर की सुई की आवश्यकता होती है। अब सुई टूटने का कारण क्या हो सकता है? तो सबसे पहले वस्त्र के अनुसार सुई का ना होना अर्थात पतले व मोटे वस्त्र के अनुसार सुई का उपयुक्त नंबर ना होना। आपने सही सुई का प्रयोग नहीं किया है। मोटे कपड़े के लिए, पतले कपड़े के लिए, सारे कपड़ों के लिए अलग-अलग सुई का नंबर होता है। तो उसी सुई के नंबर के अनुसार ही हमें जो है वस्त्रों को सिलना चाहिए। अब जब इसका निदान कैसे होगा? तो कपड़े की मोटाई के अनुसार ही उपयुक्त नंबर की सुई का प्रयोग हमें करना चाहिए। ठीक? अब मोटे कपड़े जैसे आपके बेड कवर हो गया, पर्दा हो गया, इनके लिए आपको कितने नंबर की सुई की आवश्यकता होगी? नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि किस कपड़े के लिए कितने नंबर की सुई की आवश्यकता होगी। तो जब आप मोटे कपड़े जैसे कि बेड कवर हो गया, पर्दा हो गया, इसके लिए जब आप सुई का प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी सुई का नंबर होना चाहिए 18 यानी कि आप 18 नंबर की सुई का प्रयोग करेंगे। वहीं साधारण वस्त्र जैसे पॉपलीन हो गया, सूती हो गया, लट्ठा आदि वस्त्रों के लिए आप 16 नंबर की सुई का प्रयोग करेंगे। आप में से जितने लोग भी सिलाई करते होंगे, जाकर एक बार अपनी सुई का नंबर ज़रूर देखिएगा। मुझे लगता है कि आपके पास भी 16 नंबर की ही सुई होगी। क्योंकि हमारे पास कैसे कपड़े होते हैं, यही हमारे पास ज़्यादातर कॉटन के कपड़े हो गए या फिर आपके जॉर्जेट वग़ैरह ये सब कपड़े होते हैं। लेकिन अमूमन जो हमारे पास सुई का नंबर होता है वो 16 ही होता है क्योंकि इस तरह के कपड़े हम जो है 16 नंबर की सुई से ही सिलते हैं। तो जब आपके कपड़े के अनुसार सुई का नंबर होगा तो सुई टूटने की समस्या नहीं आएगी। वहीं अगर आपके पास रूबिया, रेयॉन, लेस, मलमल आदि पतले वस्त्र हैं आपके पास ये पतले वस्त्र हैं तो आप क्या करेंगे 11 नंबर की सुई का प्रयोग करेंगे।
कितना नंबर? 11 नंबर की सुई का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा ये सुई का नंबर और वस्त्रों को, ठीक? अगला पॉइंट क्या है हमारा? तो अगला पॉइंट है कि यदि सुई आपकी कैसी लगी हो? यदि सुई का टेढ़ा होना, अगर आपने सुई कैसी लगाई है? आपने सुई टेढ़ी लगाई है, तो क्या होगा? तब भी आपका जो ये सुई है वो टूटेगी। इसके लिए आप क्या करेंगे? आप सही नई सुई को लगाएँगे। अगला है सुई का पेंच ढीला होना। तो जब आपकी सुई का पेंच ढीला है तो आप करेंगे क्या? तो भाई हम सुई के पेंच को कस देंगे। जब कस देंगे तो समस्या हमारी दूर हो जाएगी। अगला है आपका मुख पर या सुई पर किसी फिटिंग गलत होना अथवा सुई उस पर टकराती हो। मतलब आपने कहने का मतलब ये है कि आपने सुई को सही ढंग से फिट नहीं किया है। तो करेंगे क्या? आप मुख पर ठीक से इसे फिट करेंगे। संतुलन चक्र को हाथ से चलाकर देखेंगे कि सुई निर्धारित छिद्र में ठीक से बिना किसी टकराव के प्रवेश करती है। अगर टकराएगी तो सुई आपकी टूटेगी। ठीक? अगला है प्रेशर स्क्रू का कसा ना होना तथा प्रेशर फुट का ढीला होना। तो जब ये दोनों समस्या दिखेगी तो हम क्या करेंगे? प्रेशर फुट को ठीक से कस देंगे। अगला है आपका शटल का ठीक से ना लगा होना, तो हम शटल को ठीक से लगाएँगे। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि जब हमने बात की थी करघे की, हमने पढ़ा था ना कि हम बुनाई करने के लिए करघे का प्रयोग करते हैं। तो करघे में हमने 5 पार्ट देखा था, वार्प बीम, क्लॉथ बीम, हार्नेस, शटल, रीड। तो आप मुझे बताइए कि हम शटल पर किसको भरते हैं? ताने का धागा लगाते हैं या फिर बाने का धागा लगाते हैं? ठीक? ये आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और आप लोग ना बड़े दुःख की बात है कि सिर्फ़ 4-6 लोग ही मुश्किल से 4-6 लोग ही जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर देते हैं। तो जब आप आंसर नहीं देते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। हमने जो पढ़ रखा है अगर आप उसका आंसर नहीं देते हैं तो इसका 2 ही रीज़न हो सकता है। क्या? एक तो आपको चीज़ें समझ नहीं आई हैं, जो हमने चर्चा की हैं वो आपको समझ नहीं आई है, इसीलिए आप उसका आंसर नहीं दिए हैं। दूसरा ये हो सकता है कि आपको थोड़ी-सी आलस आ रही हो। अगर नहीं समझ में आया है, तो एक बार आप कमेंट करके बताइए कि हमें नहीं समझ में आया है। अगर आलस से आ रही है, तो ये अच्छी बात है, कोई बात नहीं इसके लिए, ठीक? अब हम बात कर रहे थे सुई टूटने की, तो अब इसका और क्या कारण हो सकता है? वैसे हमने इतने कारण डिस्कस किए, लेकिन अभी और भी कारण हैं। तो अगला कारण क्या हो सकता है? ये शटल की बात तो हमने कर ली। अब अगला कारण क्या हो सकता है? सुई यदि लंबी है अथवा नीचे की ओर लगी है, तो हम क्या करेंगे? सुई बदल देंगे और उसे पुनः ऊपर करके लगाएँगे। अगली समस्या क्या हो सकती है? यदि वस्त्र को सिलने के बाद निकालते समय जोर से आपने खींच लिया हो, तो भी सुई टूट जाएगी। इसके लिए करेंगे क्या? तो प्रेशर फुट फिल्टर को ऊपर करके, फिल्टर नहीं ये लिफ्टर होगा, ठीक? जो प्रेशर फुट लिफ्टर है उसको ऊपर करके सुई को पूर्णतः ऊपर उठाएँ, तब कपड़े को सावधानी पूर्वक मशीन से निकालें। तो जब आप खींच लेते हैं तो आपकी सुई टूट जाती है, इसीलिए हमें खींचना नहीं है, बल्कि जो प्रेशर फुट लिफ्टर है उसको ऊपर करके फिर आसानी से अपने सुई से कपड़े को निकाल लेना है। यदि सिलाई करते समय कपड़े में पिन लगे छोड़ दिए गए हों, उस पर सुई पड़ते ही टूट जाएगी। या फिर जो पिन का मतलब जैसे आपने देखा होगा आजकल जो हमारे कपड़े आ रहे हैं उस पर सितारा मोती लगे होते हैं। तो जब आप सिलाई करते समय इन मोतियों को नहीं हटाते हैं, शीशों को नहीं हटाते हैं तो भी हमारी सुई टूट जाती है। तो आपको सिलाई करते समय ध्यान रखना है, हो सके तो जहाँ पर आपकी सिलाई चलनी है, सुई जानी है, वहाँ के आप स्टोन और मिरर ये सब जो हैं इनको आप निकाल दीजिए, ठीक? तो सिलाई करते समय कपड़े से पिन को लगी ना छोड़ें।
अगला है, कपड़ा यदि अधिक मोटा हो, जैसे फटे हुए पर पुनः सिलाई करना, विशेषकर निक्कर आदि को उधड़ी सिलाई पर या मुड़े हुए नेफे आदि पर जब आप सिलाई करते हैं तो भी टूट जाता है। तो इसके लिए करेंगे क्या? तो इसके लिए इस प्रकार के मोटे स्थान पर सिलाई करने के लिए सिलाई को पहले पूरा उधेड़ लें, तब सिलाई करें। उपयुक्त नंबर की सुई का आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे, ठीक? अगली समस्या क्या हो सकती है? तो अगली समस्या हो सकती है, यदि बॉबिन केस गलत ढंग से लगा हो। तो अगर गलत ढंग से लगा है तो बॉबिन केस को शटल ड्राइवर के ठीक से लगाएंगे। आप क्या करेंगे, जो हमारा बॉबिन गड़बड़ है तो हम बॉबिन को सही से लगा लेंगे, हमारी समस्या क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। लेकिन किसी भी समस्या को दूर करने से पहले हमें समस्या को जानना ज़रूरी होता है, हमें समस्या को समझना आवश्यक होता है, ठीक? अब ये तो हमने देखा क्या, सुई टूटने का। अगर फंदे बनना आपका सही से फंदे नहीं बन रहे हैं तो क्या समस्या हो सकती है? बॉबिन का असमान भरा जाना। तो जब बॉबिन आपका असमान भरा गया हो तो हम करेंगे क्या? बॉबिन को सही से भरेंगे, यही तो होगा निदान। अगला क्या हो सकता है? अगला हो ये सकता है कि जैसे तनाव ढीला हो, जो आपके बॉबिन का तनाव है अगर वो ढीला है तो भी ये समस्या आएगी। तो यदि ऊपर फंदे आ रहे हैं तो नीचे का तनाव बढ़ाएँ, और यदि फंदे नीचे आ रहे हैं तो ऊपर के तनाव को बढ़ाएँ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप अपने फंदे को सही कर सकते हैं। इसके और भी कारण हो सकते हैं, बस यही एक कारण नहीं है, और भी कारण हो सकते हैं, वो क्या है हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो थोड़ा-सा हम इसे और ज़ूम कर देंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो, ठीक? तो अब क्या हो सकता है, यदि ऊपर या नीचे का धागा ठीक प्रकार से ना पिरोया गया हो, अगर ऊपर या नीचे का धागा जो है वो आपका ठीक से ना पिरोया गया हो तो भी आपके फंदे समान नहीं आएँगे, मतलब अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, धागे को देखकर ठीक से पिरो देंगे। अगला है, सुई मुड़ी हुई हो अथवा ठीक प्रकार से नहीं लगी हो, तो क्या करेंगे, हम सुई को बदल देंगे। मतलब जो उसका कारण है, जिस चीज़ से समस्या उत्पन्न हो रही है उसे हम ठीक कर देंगे। अगला है, फीड डॉग के नीचे धूल जमी हो तो हम उसे साफ कर देंगे, यही निदान हो जाएगा। यदि टेंशन डिस्क की थाली के मध्य गंदगी भरी हो अथवा उसके मध्य से धागा न गुजारा गया हो तो हम करेंगे क्या, उसको साफ कर देंगे और उसके मध्य से धागे को गुजार देंगे, यही तो हो जाएगा समस्या का समाधान। तो हमें पहले समस्या पता है, हम समाधान कर लेंगे। अब अगला क्या है आपका, मशीन का भारी चलना। अगर जो आपकी मशीन है वो भारी चल रही है तो इसमें समस्या क्या हो सकती है? तो कारण इसका ये तो समस्या है कि जो है भारी हमारी मशीन भारी चल रही है। अब कारण क्या हो सकता है? हमें कारण जानने की आवश्यकता है। तो यदि मशीन का उपयोग बहुत समय से ना किया गया हो, मशीन को तेल की आवश्यकता हो। अगर आपकी मशीन काफ़ी दिनों से रखी गई है और उसमें तेल वगैरह आपने नहीं डाला है तो भारी चलेगा। अब ये सही कैसे होगा? तो हमें मशीन को साफ-सफाई करनी होगी, तेल डालना होगा, तो हमारी मशीन अच्छे से चलने लगेगी, ठीक? अब शटल में यदि धागा फँसा हो, तब भी हमारी मशीन भारी चलेगी, तो हमें शटल को खोलकर उसके धागे को सही कर लेना है। फिरकी भरने के बाद बॉबिन बाइंडर को ऊपर ना करा हो, अर्थात बॉबिन बाइंडर हैंडल व्हील से लगी हो, तो भी आपका मशीन टाइट चलेगा, भारी चलेगा। इसके लिए करना क्या है, तो बॉबिन बाइंडर को ऊपर करें, अर्थात बॉबिन बाइंडर को हैंडल व्हील से अलग कर दें, तो वो ढीला चलने लगेगा। अगली समस्या क्या हो सकती है? अगली समस्या ये हो सकती है कि जो फीड डॉग के नीचे धूल का जमना, तो हम उसको साफ कर देंगे। जब धूल जमी है तो हम साफ कर देंगे, वो आसान चलने लगेगा। ये तो हमने बात की जब मशीन के भारी चलने की समस्या आ रही हो। अब अगर कपड़े के धागे का खिंचाव हो रहा हो, अगर कपड़े के धागे में खिंचाव हो रहा हो तो क्या कारण हो सकता है और हम क्या निदान करेंगे उसका? तो सुई की नोक
टूट गई हो या घिस गई हो, तो ये समस्या आएगी, हम सुई को बदल देंगे। हम तो भाई निदान करने में एक्सपर्ट हैं बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, सुई ही बदल डालेंगे। अब पतले कपड़े पर मोटी सुई का प्रयोग किया गया हो, तो समस्या आएगी, तो हम पतले कपड़े के लिए महीन सुई लगा लेंगे, निदान हो गया। सुई पर जंग लगी हो, तो हम पुनः सुई को बदल लेंगे। मशीन में जंग लगी हो, तो हम मशीन के पुर्जों को खोलेंगे, उसमें तेल डालेंगे, उसकी साफ-सफाई करेंगे, ठीक हो जाएगा। पैर से चलने वाली मशीन में ड्राइविंग बेल्ट के तनाव में गड़बड़ी हो, तो हम इस गड़बड़ी को सही कर लेंगे, हो जाएगा हमारे समस्या का समाधान। अब सिलाई करते समय, अगर जब आप सिलाई कर रहे हैं, तो सिलाई करते समय होगा क्या? सिलाई करते समय धागे के गुच्छे बनना। जैसे आपने देखा होगा कभी-कभी आप सिलाई करते हैं तो ऐसे गुच्छा बन जाता है धागों का। अब इस गुच्छे का क्या कारण हो सकता है? तो इस गुच्छे का कारण क्या हो सकता है? तो सुई धागा विधिपूर्वक नहीं लगाया गया हो, तो हम क्या करेंगे? सुई धागे को विधिपूर्वक लगा देंगे। उसमें क्या है? सुई धागे को हम विधिपूर्वक लगा देंगे, हमारा जो है ये गुच्छा नहीं बनेगा। अगला है आपका, बॉबिन में धागा ढीला भरा गया हो। अगर बॉबिन में धागा ढीला भरा गया है, तो हम इसको पुनः खोलकर सही कर देंगे। अगली समस्या क्यों हो सकती है? मतलब समस्या का अगला कारण क्या हो सकता है? तो जो धागा उत्पादन अपना कार्य संपादन त्रुटिपूर्वक करता हो। तो धागा उत्पादक का निरीक्षण करें, यदि टूट गया हो तो उसे हम नया लगा देंगे। ठीक? ये तो रही बात हमारे 3 कारण हमने देखा, लेकिन इसके और भी कारण हो सकते हैं। अब और कारण हैं तो उसके और निदान भी होंगे, तो हम बात कर लेते हैं उसके और निदान पर। और निदान क्या है? तो आइए एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि और कारण क्या हो सकते हैं इसके, जो ये आपका सिलाई करते समय धागे के जो गुच्छे बन रहे हैं, इसके और कारण क्या हो सकते हैं? तो सुई निडल बार में ठीक प्रकार से लगी नहीं होगी। अगर जब सुई निडल बार में ठीक से नहीं लगी होगी तो हम ठीक से लगा लेंगे भाई, उसमें क्या है? हम क्या करेंगे, हम सुई को निडल बार में ठीक से लगा लेंगे। अगला है, सुई और धागे में अनुकूलन का अभाव हो, तो हम सुई और धागे में अनुरूपता लाएँगे। ठीक? अगला है कि रील के धागे का तनाव अधिक हो, तो हम तनाव नियंत्रक के पेच को ढीला करके तनाव में सुधार कर देंगे। अगली समस्या ये है कि मतलब ये कारण अगला ये है कि तनाव नियंत्रक से धागा निकल गया हो। तो भाई करेंगे क्या? अब धागा निकल गया है, तो धागे के तनाव नियंत्रक के वृत्ताकार चक्रों के मध्य अच्छी तरह स्थापित करें, जिससे तनाव नियंत्रक का पूरा नियंत्रण धागे के तनाव पर रहे। ठीक? तो ये आपका क्या था? ये आपका था जो हमारे जो हमारे मशीन है, मशीन में जो सामान्य सी खराबियाँ आ रही हैं, उन खराबियों के कारण क्या हो सकते हैं? साथ ही साथ हमने उनके निदान पर भी चर्चा कर ली है, ठीक? कि ये जो आपका दिया गया है, ये समस्या है आपका। ध्यान दीजिएगा कि ये समस्या होता है, ये कारण है आपका और लास्ट में हमने इसके निदान पर भी चर्चा किया है। तो अगर आपकी मशीन में छोटी-मोटी गड़बड़ी आ रही है, तो उसको सही करने का आप खुद काम कर सकती हैं, इन बातों का ध्यान रखते हुए, ठीक? जब आप इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने मशीन की साफ-सफाई करेंगी, देखभाल करेंगी, तो समस्या नहीं उत्पन्न होगी, ठीक? सबसे पहले आपको ज़रूरी है समस्या को जानना। अब ये समस्या का कारण क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। कारण पता होगा तो निदान आप स्वयं कर लेंगी, ठीक? तो आई नो ये क्लास आपकी बहुत ही बोरिंग थी, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो है, हमारे बुक में है, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं, तो हमें इन्हें पढ़ना ज़रूरी है। तो अब जो कल की क्लास होगी, उसमें हम कुछ सुइयों के नंबर पर चर्चा करेंगे और कुछ और पॉइंट हमारे बच रहे हैं जिस पर हम कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस हम यही इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।